कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो है सो आपका 31 जुलाई का जो कल और आज के कुछ करंट अफ़ेयर्स है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर्स हैं, उसको हम लोग जो है से डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है? और आप लोगों से एक चीज़ कहना था कि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो कमेंट करें, ठीक है? लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि जो है सो हमारा मनोबल बना रहे और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू आगे कर सकें, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो 27% ओबीसी कोटा और 10% ईडब्ल्यूएस जो कोटा है, जो है सो अब ये मेडिकल सीट में ऑल इंडिया लेवल पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अब देना चाहिए, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या है कि जो है सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ है, जो इसको अनाउंस किया है रिसेंटली, जो है सो कि अब जो है सो 27% ओबीसी कोटा मेडिकल में और 10% ईडब्ल्यूएस को मेडिकल कॉलेजों में दिया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी इसकी बैक हिस्ट्री अगर हम लोग जान लें तो ऑल इंडिया कोटा स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने जो है सो 1986 में लेके आया, ठीक है? तो क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो डोमिसाइल है ना, डोमिसाइल को जो है सो कोटा से रिलेट मत करो और डोमिसाइल को ओपन रखो। मतलब कि जैसे जहाँ कोटा लगता है वहाँ डोमिसाइल नहीं लगेगा। इसका मतलब कि ऑल इंडिया लेवल पे मान लीजिए आईआईटी है, एनआईटी है, तो वहाँ स्टेट के कोई लेना-देना नहीं रहेगा, ठीक है? तो 2007 में एससी ने जो है सो फिर से इंटरवेन किया और अलाउड किया आपको कि 15% जो है सो एससी को और 7.5% एसटी को जो है सो यहाँ पे कोटा दिया जाए। अब यहाँ पे रिज़र्वेशन देने का रीज़न क्या है? ये बार-बार इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है? तो हम लोग के पास में जो कास्ट सिस्टम है, एज ओल्ड प्रैक्टिस है जिसमें जो है सो आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं, उसमें भी सब कास्ट हैं। तो ये एक हायरार्की था टॉप टू डाउन मॉडल और अम्बेडकर का कहना था कि जो कास्ट सिस्टम है वो जो है सो 2 छतें हैं, या समझिए कि 4 छत है। लेकिन इसमें जो है सो कभी भी एक-दूसरे में क्रॉस करने का आपके पास ऑप्शन नहीं मिलता। आप कभी एनालाइज़ कीजिएगा कि हिंदू है, मान लीजिए कि ब्राह्मण है तो क्षत्रिय से शादी नहीं करेगा, क्षत्रिय है तो वैश्य से शादी नहीं करेगा, वैश्य है तो शूद्र से शादी नहीं करेगा, ब्राह्मण शूद्र से शादी नहीं करेगा। तो इसमें जो है सो जब आप ये जन्म जिस कास्ट में ले लीजिएगा, आपको उसी कास्ट में शादी होगी, ये अम्बेडकर का कहना था, ठीक है? और एक हद तक सही भी था, आज भी है, लेकिन विलेज लेवल पे नहीं है, शहरी में होता है लेकिन लव मैरिज में ही होता है। वो भी बहुत टफ होता है एक्सेप्टेंस, ठीक है, समाज में। तो एज ओल्ड कास्ट सिस्टम का जो रिजल्ट है, जिसके कारण जो है सो ये कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सफ़र करी, तो उसके आधार पे जो है सो इनको जो है सो रिज़र्वेशन दिया गया ताकि समाज में इक्वलाइज़ेशन ले आया जा सके। लेकिन आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि इस रिज़र्वेशन से क्या समाज में इक्वलाइज़ेशन आया है क्या? क्यों? क्योंकि जो अपर लेवल पे जो चले गए हैं एससी एसटी कम्युनिटी के लोग, वही रिज़र्वेशन का फ़ायदा ले पा रहे हैं आज के डेट में। और जो लोअर स्ट्राटा में जो लोग हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, वो ऊपर जाके क्या रिज़र्वेशन लेंगे, समझिए आप बात को। तो इसलिए जैसे ओबीसी में कैटेगराइज़ेशन की बात हो रही है, एससी एसटी में भी कैटेगराइज़ेशन होना चाहिए, ठीक है? तो एज ओल्ड कास्ट सिस्टम है, आर्टिकल नंबर 15(4) और आर्टिकल नंबर 16(4) से रिज़र्वेशन का प्रोविज़न किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और यह जो है सो आपका प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन आपके जो है सो गवर्नमेंट जॉब में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और जो है सो लेजिस्लेचर में। जैसे आपको पता है कि सीट रिज़र्व होती है, इस साल लोग पूछते हैं कि किस कम्युनिटी कहाँ पे सीट रिज़र्व हुआ? जब डिलिमिनेशन कमीशन बैठता है पार्लियामेंट का जो है सो इलेक्शन कमीशन के साथ में, तो उस टाइम पे जो है सो इसको डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा और कहाँ पे कौन सी सीट रिज़र्व रहेगी, कौन सी सीट रिज़र्व नहीं रहेगी। ठीक है? तो ये जो है सो आपका हमको पता चाहिए कि हिस्टोरिकल जो है सो इनजस्टिस है कास्ट सिस्टम के आधार पे, जिसको जो है सो कम करने के लिए यह जो है सो आपको दिया जा रहा है। उसके बाद में बोलता है कि एज़ कोटा बेस्ड ऑन द अफर्मेटिव एक्शन, मतलब कि ये पॉजिटिव एक्शन के आधार पे आपको कोटा मिला हुआ है, अफर्मेटिव एक्शन के आधार पे कोटा मिला हुआ है। और इसको आपको देखें तो विलियम हंटर और ज्योतिबा राव फुले जो है सो 1882 में ओरिजिनली जो है सो कंसीव्ड किए थे आइडिया ऑफ द रिजर्वेशन, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का। तो ये जो है सो आपको एक वीवीआई आपके करंट अफेयर्स हो जाते हैं। और जैसे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि वह कौन 2 आदमी थे जिन्होंने रिजर्वेशन को जो है सो बोला कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए और ईयर कब था, तो याद रखना है विलियम हंटर हो गया और ज्योतिबा फुले हो गए जो महाराष्ट्र के एक सेंट थे। और जो है सो ये इनकी वाइफ जो थी वो जो उन्होंने बच्चों के लिए बच्चियों के लिए जो है सो विडो के लिए स्कूल चालू किया था, वो पहली स्कूल थी। तो आपको याद रखना है विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले 1882 में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं। और इसके बाद में जो है सो इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1933 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड जो है सो। और कॉमनवेल्थ अवार्ड हमने अभी आपको करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया है, कॉमनवेल्थ अवार्ड के बारे में आप मतलब कि क्वेश्चन आंसर में डिस्कस किए हैं जो एमसीक्यू में, आप लोग वहाँ जाके देखिएगा, इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से बताया है।
तो आपका जो है सो यहाँ पे इन्होंने जो है सो एमसी मैकडोनाल्ड ने इसको पहले क्या किया था कि कम्युनल अवार्ड दिया, मतलब कि जैसे कि मुस्लिम को रिजर्वेशन था वैसे ही इसको अलग से दे दिया उन्होंने, मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी है। गांधी जी ने विरोध किया और गांधी जी ने बोला कि सेपरेट की जगह पे जो है सो रिजर्व सीट दो तुम, सेपरेट की बात मत करो, फिर से तुम बांटोगे। और बांटना गांधी जी चाह नहीं रहे थे, क्योंकि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाएगा तो माइनॉरिटी ऑलरेडी हिंदू से सेपरेट हैं, और फिर से अगर उनको इलेक्टोरेट दे दोगे सेपरेट तो फिर कभी इंटरमिंगल नहीं हो पाएगा, मतलब कि हिंदू में वो कभी आ ही नहीं पाते। और ये चीज़ को गांधी जी बहुत अच्छे से समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने का भारी विरोध किया। तो आपको याद रखना है कि विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले 1932 1882 में कास्ट बेस रिजर्वेशन की मांग करते हैं, और 1933 में जो है सो प्राइम मिनिस्टर जो है सो रामसे मैकडोनाल्ड जो है सो वह जो है सो कॉमनल अवार्ड जो है सो अवार्ड कर देता है। और एयरवायर जेल में गांधी आमरण अनशन में बैठ जाते हैं, अम्बेडकर जी जाते हैं, दोनों के बीच में पैक्ट होता है जिसका पूना पैक्ट नाम है। और वहीं पे क्या होता है कि जो है सो रिजर्व सीट की बात होती है और यही रिजर्वेशन की बात होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है सो आपका यहाँ पे पूना पैक्ट और मंडल कमीशन आपको हमने बता ही दिया था, 1977 में आया था, किस लिए आया था, ओबीसी से काउंटिंग से रिलेटेड था। तो ये ओवरऑल न्यूज़ था, इसमें दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी है जिसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में चोला आइडल्स मतलब कि अमॉन्ग्स द 14 आर्ट वर्क्स टू बी रिटर्न टू ऑस्ट्रेलिया। तो इससे रिलेटेड हमने जो है सो चोला से रिलेटेड एक हमने आज एमसीक्यू में क्वेश्चन भी बनाया है, आप लोग जाके देखिए और उसे आप देखिए कि कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपका रिटर्न आर्ट ऑफ द, अब ऑस्ट्रेलिया में चूंकि बहुत सारे आर्ट चोरी होके इंडिया से चले गए थे, इंडिया से विदेश चले जाते हैं, वहाँ पे जैसे यहाँ मंदिरों से लोग मूर्ति चुरा रहे थे, सोचो कि जिस भगवान का हम लोग मानते हैं उसी भगवान के मूर्तियों को चुरा के हम लोग बेच देते हैं, मतलब तो तुम कहाँ भगवान को मान रहे हो। तो यहाँ से सोने की मूर्तियाँ रहती हैं, तो सोने के जो जितने भी आर्टिफैक्ट्स है विदेशों में लोग बड़े ही मतलब कि इंटरेस्ट लेके खरीदते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा पैसा भी देते हैं। तो वहाँ पे बहुत डिमांड है, लेकिन वहाँ की जो भी गवर्नमेंट है उसको कैप्चर करती है, उसको पता चलता है कि ये इंडिया का है तो लौटाती है, इससे का मतलब बढ़िया कॉर्डियल रिलेशन बनता है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो चोला टाइम की बात करते हैं तो 875 से 1175 के बीच में ये लोग रूल कर रहे हैं। और इसमें जो है सो राजा राजावन और राजेंद्र जो है सो राजा राजावन और उसका बेटा राजेंद्र जो है सो ये भारी धमाल मचाते हैं नॉर्थ से साउथ तक, और जो है सो आपका पूरा जो है सो जो है सो आपका बे ऑफ बंगाल में, उसके बाद में श्रीलंका में ये बहुत धमाल मचाते हैं। और बे ऑफ बंगाल को जो है सो इसी यही क्वेश्चन हमने बनाए थे अभी एमसीक्यू में कि बे ऑफ बंगाल को जो है सो चोला का लेक कहा जाता था। सोचो बे ऑफ बंगाल कितना बड़ा है, बट इट इज कॉल्ड द लेक ऑफ द चोला भाई, बिकॉज ऑफ द राजेंद्र एंड राजा राजावन हैविंग द ह्यूज number of navy and armories, and this can be used for the fighting with the southeast country like the Java, Sumatra, and also Sri Lanka. Okay, so due to that, we can say that Chola, that the Bay of Bengal is called the Chola Lake. Okay, so Chola conquered part of the Gujarat, ये गुजरात को भी जीतते हैं, मालवा को भी जीतते हैं, डेक्कन को भी जीतते हैं, इंडोनेशिया को जीतते हैं, लक्षद्वीप को जीतते हैं, मालदीव को जीतते हैं और श्रीलंका को जीतते हैं। तो कहीं पे भी अगर इससे क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आएगा, तो उन्होंने क्या बोलना है उनको कि इधर तो ठीक है, इंडिया है, मालवा है, दक्कन है, अब वो बनाएगा क्वेश्चन इंडोनेशिया बनाएगा और उसके बाद मालदीव बनाएगा और श्रीलंका बनाएगा। तो यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यूपीएससी जब भी या स्टेट पीएससी अगर ऐसा क्वेश्चन बनाता है तो आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना है कि गुजरात से लेकर के, दक्कन से लेकर के, मालवा से लेकर के, इंडोनेशिया से लेकर के, लक्षद्वीप से लेकर के, मालदीव से लेकर के श्रीलंका तक ये जो है सो अपना रूल बनाया है। उसके बाद जो मेन फीचर है चोला का, आर्किटेक्चर की बात करें तो ये मंदिर बनाते हैं। इनका जो है सो दो चीज़ है आर्ट, अगर चोला के बारे में देखो तो एक जो है सो ये टेम्पल बनाते हैं, दूसरा जो है सो छोटे छोटे स्कल्पचर्स बनाते हैं। ठीक है, जिनको ब्रोंज इमेज बोला जाता है, जैसे नटराजा हो गया। ठीक है, नटराजा हो गया, ये जो है सो इनका जो है सो विशेष स्पेसमेन में आता है। तो यहाँ जो है सो विमाना बनता है। ठीक है, मंडप बनता है। तो ये जो है सो आपका ये जो है सो मंदिर हो गया, तो ये विमान हो गया, और मंदिर के पहले ये एंट्री है, ये जो है सो ये मंडप हो गया। चोला एम्पायर जो है सो, और इसके साथ में ये बड़े बड़े कुआं बनवाते हैं मंदिरों के पास में। आप देखिएगा कि राजस्थान में बावरी और साउथ में बड़े बड़े जो है सो तालाब बन रहे हैं मंदिरों के पास में। क्यों? क्योंकि ये पठारी इलाका है। और ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे पानी को स्टोर करना, पानी बहता है और बरसता है और बह के निकल जाता है। तो पानी को स्टोर करने के लिए साउथ इंडिया में सिंचाई के साधन जो है सो बड़े बड़े लेक ही हैं, और जिनको जैसे गड्ढे खुदवाए जाते थे। तो जहाँ भी मंदिर बनी है साउथ इंडिया में मोस्टली देखिएगा एक वहाँ बड़ा सा एक लेक होगा। क्यों?
क्योंकि वहाँ का पानी जो है सो नहाएँगे लोग, वहीं पूजा करेंगे। तो एक मतलब ये सिस्टम है, ये ज्योग्राफिकल इंटरवेंशन है कि जो है सो ज्योग्राफी जो समझता है और ज्योग्राफी जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आती है। चोला एम्पायर या चोला आर्किटेक्चर जो है सो मंडप फंक्शन एज़ बोलता है कि ऑडियंस हॉल, और बोलता है कि जैसे प्लेस वेरियस सेरेमनीज़। तो ये मंदिर हो गया, हमने बोला ये आपका विमान हो गया, ये मंदिर हो गया, और यहाँ एक बड़ा-सा जो है सो आपका वो बनवाएगा, मंडप बनवाएगा, और यहाँ पे जो है सो फिर और भी अर्ध मंडप बहुत बना आगे इधर है। और यहाँ पे जो है सो लोग बैठते थे, पूरे चारों तरफ से लोग बैठते थे, यहाँ पंडित जी पूजा करा रहे हैं। तो ये जो है सो पूरा एक सिस्टम बन जाता था, क्योंकि लोग बैठते थे, सेरेमनी में भाग लेते थे। अब इसमें जो है सो आपको पता है बृहदेश राजा बृहदेश्वरा टेम्पल या बोलता है कि राजेश्वरा टेम्पल जो है सो ये तंजौर में है। ये क्लासिकल जो है सो द्राविडियल स्टाइल का है आर्किटेक्चर, चोला एम्पायर का। और गंगई कोंडम चोलपुरम टेम्पल अनदर एग्जाम्पल। तो अब देखना आपके जब यहाँ से राजेंद्र वन जो है सो जब जीत के लौट रहा है कहाँ से, जो है सो आपका जो है सो नॉर्थ इंडिया से जब ये जीत के लौट रहा है, तो वहाँ जा कर के साउथ इंडिया में जो है सो गंगई कोंड चोलापुरम, मतलब कि जो है सो हमने गंगा को जीत करके आए हैं, और वहाँ के पैसा से जो हम यहाँ पे मंदिर बनवा रहे हैं, नंगर नगर बसा रहे हैं, और जो है सो यहाँ पे जो है सो तालाब खुदवा रहे हैं, वो पूरा एक शहर ही बसाता है वो। ठीक है। चोला एम्पायर नटराजा ब्रॉन्ज जो है सो ये अर्धनारीश्वर है। इसके बारे में हम थोड़ा सा अभी क्वेश्चन भी था इसका डिस्कस किया, आप लोग जाके वहाँ देखिएगा। उसके बाद में ईरान न्यूक्लियर टॉक्स कांट गो ऑन द इंडेफिनिटली। अब देखो यहाँ पे जो बाइडन जो आए हैं यूएसए के, जो है सो कौन है, ये यूएसए के जो है सो आपके राष्ट्रपति हैं। तो इनका अब थोड़ा अप्रोच जो है, सॉरी, इनका अप्रोच जो है तो थोड़ा सा लिबरल हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है था वो हार्ड अप्रोच के था, और ये थोड़ा लिबरल अप्रोच के हैं। तो यह क्या कर रहे हैं, यह चाह रहे हैं कि कैसे भी करके जो न्यूक्लियर डील था उसको रिवाइव किया जाए, जिसको जो है सो आपका जॉइंट कम्प्रिहेंसिव पैक्ट ऑन द जो है सो ये JCPOA ये था, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव पैक्ट था जो है सो। अब ये 2015 में इसको साइन किया गया था, 2015 में इसको साइन किया गया था। तो जो बाइडेन चाह रहे हैं कि ईरान के साथ में थोड़ा सा यही पैक हुआ फिर से रिवाइज हो जाए। जब ये रिवाइज हो जाएगा, मतलब ये फिर से आ जाएगा, तो ईरान के ऊपर जो है सो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, और जो है सो ईरान यहाँ पे जो है सो थोड़ा सा न्यूक्लियर एक्टिविटी कम कर देगा। क्योंकि अगर जो है सो मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर एक्टिविटी बढ़ेगा तो ये ऑलरेडी इनस्टेबिलिटी रहता है, और ज़्यादा इनस्टेबल हो जाएगा, और हो सकता है कि ये आगे चल के और ख़तरा हो जाए। ठीक है। तो यूएसए यहाँ पे चाह रहा है कि कैसे भी करके हम यही डील को आगे बढ़ाएं। तो JCPOA साइन 2015 में। तो अब याद रखना JCPOA काय से रिलेटेड है, तो ईरान न्यूक्लियर डील से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो है सो आपका यूएस प्रेसिडेंट जो था, इसने क्या किया था कि मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी लेके आया। मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी में उसने क्या किया कि जो है सो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला ईरान पे। तो ईरान जो है सो उसी मैक्सिमम रेसिस्टेंस पॉलिसी लेके आया कि मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी जो है सो डोनाल्ड ट्रंप का था, तो उसने मैक्सिमम रेसिस्ट करना कि कहा जितना तुम आओगे उतना ही हम आएंगे। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, कि मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी और मैक्सिमम रेसिस्टेंस पॉलिसी। मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी यूएसए से रिलेटेड है, अब मैक्सिमम रेसिस्टेंस पॉलिसी जो है सो वह ईरान से रिलेटेड है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन या इंटरव्यू में क्वेश्चन बन सकता है। अब आपको याद रखना है कि P5+1 में कौन कौन से देता आते हैं। तो आपके P5 में जो है सो आपका चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया और यूनाइटेड स्टेट हो गया, और जर्मनी जो है सो ये वो एक्स्ट्रा लिया गया है P5+1। ठीक है। तो ये हो गया आपका P5+1, और इन्होंने जो सो और साथ में जैसे यूरोपियन यूनियन भी था। ठीक है। तो ये सब मिल करके जो है सो आपका क्या करते हैं कि जो है सो मिल करके ईरान के साथ में एक न्यूक्लियर डील साइन करते हैं, और कहते हैं ईरान को जो है सो तुम न्यूक्लियर बम नहीं बनाओगे, अगर तुम्हें यूज करना है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज कर सकते हो। ईरान वाज कंप्लायंस विद द ऑब्लिगेशन एज सर्टिफाइड IAEA, और इंटरनेशनल जो है सो आपका एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है, वो बोला कि ईरान इसको फॉलो अप कर रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के कारण सारा खेल बिगड़ गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि जो है सो आपको पता है कि रीजनल कोल्ड वार बिटवीन द ईरान एंड द सऊदी अरबिया। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जैसे मैक्सिमम रेसिस्टेंस पॉलिसी जो है सो ईरान लेके आया, और दूसरा चीज़ है कि सऊदी अरबिया और जो है सो इजराइल हो गया, और सऊदी अरबिया नहीं चाह रहे थे कि यूएसए के साथ में जो है सो ईरान का रिलेशन बने, क्योंकि ये दोनों आपस में कट्टर विरोधी हैं। एक ये था इसलिए जैसे ईरान जो है सो यूएसए से बहुत दूर चला गया। अगर अगर फिर से यह रिवाइव होता है तो रीजनल कनेक्टिविटी को थोड़ा दम मिलेगा, और एनर्जी सिक्योरिटी जो इंडिया में अभी तेल का जो लफड़ा हो रहा है कि तेल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो ईरान से अगर हम तेल इंपोर्ट करने लगेंगे तो हो सकता है तेल का कॉस्ट सस्ता हो जाए।
बोलता है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, हमने आपको अभी कुछ देर पहले आपको जो है सो इसको हमने आपका जो है सो एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन लिया है कि 55% 2030 तक जो है सो आपका यूरोपियन यूनियन वाले नेशन है वह चाहते हैं कि जो है सो यूरोपियन यूनियन वाले नेशन चाहते हैं कि 55% 2030 तक कार्बन को हम लोग कम कर दें, ठीक है, 1990 लेवल पे, ठीक है। और इसको कॉल फॉर द फिट फॉर द 55 इनिशिएटिव इसको कहा गया है। और फर्स्ट कार्बन बॉर्डर टैक्स, और यही यूरोपियन यूनियन वाले सारे देश मिल करके पहली बार जो है सो अगर आप ये टेरिटरी में अगर अपना सामान ये एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और अगर कार्बन न्यूट्रल नहीं है तो आपको सामान यहाँ बेचने से पहले इस पे जो है सो X% का एक टैक्स लग जाएगा, कार्बन टैक्स। और यही X% टैक्स मान लो P और प्लस X हो जाएगा और इन दोनों का योग हुआ Y%, मतलब टोटल इसका कॉस्ट जो है सो Y रुपया हो गया अभी। ऐसा कुछ टैक्स X% का जो है सो यह नेशन जो है सो यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो भारत इसका विरोध कर रहा है। भारत इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि बोल रहा है कि हम ऑलरेडी कॉमन बट जो है सो डिफरेंशिएटेड जो है सो गोल तो जो है सो आपका यूएनडीपी का है ही, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का तो है ही। अब तुम इसमें X% अगर और लगाओगे तो जो है सो हम तो जो डेवलपिंग नेशन है उनके लिए तो बहुत खतरा हो जाएगा, उनका जो है सो एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो एक तरह से ये जो है सो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए जो है सो यहाँ पे जो है सो इंडिया जो है सो डेवलपिंग नेशन में है, तो यह जो बोलता है कि यूएनईपी के जो प्रोग्राम है उसके भी खिलाफ है और जैसे इक्वालिटी के खिलाफ भी है, क्योंकि तुम डेवलप्ड हो, हम तो अंडर डेवलप्ड हैं, तो तुम कम करो, हम नहीं कम करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि यूएन फूड सिस्टम समिट जो है सो 2021 में आपको रोम में होने वाला है, ठीक है। इटली की राजधानी रोम में होने वाला है और ऑर्गेनाइज बाई जो है सो यूएन, यूनाइटेड नेशन और इटली मिल करके हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। उससे पहले 2000 अभी इंडिया नहीं एक जो है सो इवन उसके कोलैबोरेट करके कि हमारा एजेंडा उसमें क्या होगा, ऐसा एक जो है सो उन्होंने अभी रिसेंटली मीटिंग करे था, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। हेल्प करता है जो है सो अब इवन फूड सिस्टम जो है सो आपको पता होना चाहिए कि 17 जो है सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको ये काउंटर करता है। उसके बाद में 17 में से 12 गोल जो है सो फूड से ही और जो है सो इससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसलिए जो है सो यहाँ पे जो है सो एसडीजी को अगर आपको कंप्लीट कराना है तो जो है सो एग्रीकल्चर को सुधारना पड़ेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर को सुधारने का मतलब हुआ कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए जो है सो लो इमिशन हो और जो है सो आपका जो है सो ज़्यादा आउटपुट आए और क्लाइमेट जो है सो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर हो और जो है सो क्या परंपरागत जो है सो कृषि होनी चाहिए। तो उसके लिए सो भारत सरकार जो कुछ लेके स्कीम आई है, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कि पानी कम दिया जाएगा। एक्चुअल में बिहार यूपी में जब जाइएगा तो ये प्लॉट में फ्लड इरीगेशन होता है। फ्लड इरीगेशन में क्या होता है कि जो है सो आपका पूरा पानी छोड़ देगा लोग, तो धीरे धीरे बहेगा बहेगा बहेगा, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पानी, जैसे ज़्यादा लो लाइन एरिया है एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ की फसल खराब हो जाएगी। और फिर जो है सो वाटर का भी ज़मीन के नीचे से वाटर आ रहा है तो वाटर का दोहन भी हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी से या डीजल से हो रहा है तो यहाँ पे पोल्यूशन भी आ रहा है यहाँ पे। तो सोचिए कि इतनी सारी दिक्कत है, इसके जगह पे अगर स्प्रिंकलर का यूज़ किया जाए तो ये जो है सो आसानी से हो जा सकता है। सिंचाई भी होगा और पैसा भी कम खर्चा होगा, लेकिन उसमें स्प्रिंकलर कॉस्ट ज़्यादा है। तो इस पे अभी जो है सो सरकार फ़ोकस कर रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना पे फ़ोकस कर रही है कि कैसे भी करके जो है सो आपका जो हमारा ओल्ड सिस्टम है उसको रिवाइव किया जाए। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लेके आई है कि आपको ये सॉइल है तो इसमें जो है सो एनपीके, एनपी और के अलावा जो है सो आपका सल्फर हो गया, उसके बाद में कैल्शियम हो गया, उसके बाद में जो है सो ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद में बोलते हैं कि जो है सो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का कितना वो है, बोलते हैं कि मोलिब्डेनम हो गया। इस जितना भी छोटे-छोटे क्वांटिटी में क्या है उसका रेशियो, और इसमें हमें जो है सो कितना जो है सो हमें फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि हर 1 साल में या 2 साल में जैसे आप सॉइल चेक कराइए, तो आपको पता चलता रहेगा कौन-सा उसमें मैन्योर डालना है, कौन-सा नहीं डालना है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो है सो किसानों को जो है सो फसल का बीमा, हॉर्टिकल्चर के लिए 5% और जो है सो आपका जो है सो व्हीट के लिए 2% और राइस के लिए 3% का जो है सो जो प्लान है, वो अभी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में इंडियन साइकिल फॉर द चेंज चैलेंज, अभी हमने इसको आपको एमसीक्यू में भी इसको डिस्कस किया है, इसका एमसीक्यू भी बना है। तो ये जो है सो 25 जून 2021 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया और इस लॉन्च को किया गया सिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। और सिटी में जो है सो रोड के किनारे ये जो है सो साइकिल के लिए स्ट्रीट बनी हुई है, भाड़े पे साइकिल मिल जाता है और जो है सो यहाँ पे लोग साइकिल चलाते हैं तो उनका हेल्थ जो क्या रहता है, अच्छा रहता है। इसलिए जो है सो इसको हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इसको लाया गया है और इंस्टीट्यूट एक सेपरेट लेन बनाया जाएगा और जो है सो रेंट पे साइकिल दिया जाएगा और 11 सिटी में अभी ये चल रहा है। उसके बाद में आयुष्मान शंकर स्कीम क्या है? आयुष्मान शंकर स्कीम ये है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है सो आपको लोन देगा, ठीक है?
हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड लोन जब प्रोवाइड करेगा तो अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर जो है सो इसको फार्मर वेलफेयर इस स्कीम को लॉन्च किया है। प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी फार्मर के लिए बाई कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू। एलिजिबिलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिया के सारे चाहे पब्लिक हैं चाहे प्राइवेट है, सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे एलिजिबल है इस लोन के लिए। और स्कीम नेशनल का बोलता है कि अब ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट करेगा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है सो पार्लियामेंट के एक्ट से 1963 में बनाया गया था। और यह जो है सो इसको 10,000 करोड़ रुपया दिया गया है किसको, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। और वुमेन को मान लीजिए 4%, पुरुष को देना है तो 3%, अगर मान लीजिए कि 7% लोन है तो 3% गवर्नमेंट माफ़ कर दी और 4% में से 1% और कम हो जाएगा, मतलब वुमेन को 1% कम लोन देना है। तो वुमेन को प्रेफरेंस दिया गया है यहाँ पे। और इसमें नेशनल हेल्थ सिस्टम और डिजिटल हेल्थ मिशन को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आयुष्मान शंकर स्कीम में इतना ही है, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू। आप लोग बताइए कि यह सीरीज कैसा लग रहा है, ठीक है, कमेंट करके। तो फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।